साल 1955। ठंड का महीना था। ठंड के महीने में दिन का सूरज बहुत देर से निकलता है। उस वक्त जो किसान होते हैं, जिनकी अपनी खेती होती है, उन्हें और बहुत काम होते हैं जो उन्हें निपटाने होते हैं। इसलिए ठंड के महीने में जितना हो सके वो अपना काम जल्दी जल्दी करने की कोशिश करते हैं। बिट्टू, जल्दी उठ, चल खेतों में पानी देने चलना है। मान सिंह अपने बेटे से बोले, जिसका नाम सूरज था, लेकिन प्यार से वो उसे बिट्टू बोलते थे। बाबा, लेकिन इतनी सुबह? नींद में अलसाई हुई आवाज से अपने आप को कंबल से ढकते हुए बिट्टू बोला, अरे अभी खेतों में पानी दे देंगे तो बाकी का काम होते रहेंगे। मालूम है ना, ठंड में दिन छोटे होते हैं, चल जल्दी कर। वो उससे बोले, अच्छा ठीक है, आप आगे चलो, मैं पीछे से आता हूँ। वो थोड़ा उकसाते हुए बोला। ये सुनकर मान सिंह आगे निकल गए, ये सोचकर कि पीछे से बिट्टू आ जाएगा। लेकिन बिट्टू ठंड और आलस में अपनी कंबल वापस से ओढ़कर सो गया। इधर इतनी सुबह सुबह सूरज भी अभी तक नहीं निकला था। मान सिंह अपने खेतों की तरफ जाने लगे। वो अपने खेतों की तरफ काफी नजदीक पहुंचे तो उन्हें लगा कि उनके पीछे पीछे भी कोई आ रहा है। सूरज निकलने में अभी थोड़ा वक्त था तो अंधेरा ही अंधेरा हर तरफ छाया था। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो उन्हें कोई पीछे चलता हुआ दिखा। उन्हें लगा कि वो बिट्टू ही है जो अभी आ रहा होगा। अंधेरे की वजह से उसका चेहरा ठीक से देख नहीं पा रहे थे वो। चल जल्दी से पानी देना शुरू कर। अपने काम में व्यस्त मान सिंह बिट्टू से बोले। वो जो भी था वो बिट्टू तो नहीं था। मान सिंह को लगा कि वो बिट्टू होगा, पर वो बिट्टू था नहीं, कोई और ही था। वो जो कोई भी था उसने बिना कुछ कहे मान सिंह की बात सुनकर खेतों में पानी देना शुरू किया। बीच बीच में मान सिंह उससे बातें कर रहा था, लेकिन वो कोई भी था, वो कोई जवाब नहीं दे रहा था। इससे मान सिंह को लगा कि शायद बिट्टू को गुस्सा आ गया है कि इतनी सुबह सुबह उसे खेतों में वो ले आया। फिर उसने देखा कि खेतों में पानी भरपूर मात्रा में दे दिया जा चुका है। अब पानी उलझने लगा था। ये देखकर मान सिंह बोले, बस बस रहने दे, बहुत पानी हो गया देना। लेकिन फिर भी वो जो भी था उसने मान सिंह की बात सुनकर भी अनसुनी कर दी। उसने इस बार भी जवाब नहीं दिया और बस पानी यूं ही उलझता रहा। करीब 1 घंटे तक वो यूं ही पानी उलझाता रहा। वो एक प्रेत था। ये देखकर मान सिंह को गुस्सा आ गया। उसे लगा कि बिट्टू उसे चुनौती दे रहा है। उसने कहा, अच्छा तो तुझे क्या लगता है कि मैं भी कोई कमज़ोर हूँ? तुझे क्या लगता है कि मैं ये नहीं कर सकता? कहते हुए उन्होंने भी गुस्से से खेतों में पानी उलझना शुरू कर दिया। जब तक सूरज निकल आया था और जैसे ही दिन के उजाले में मान सिंह ने उस शख्स को देखा तो पाया कि वो तो उसका बिट्टू नहीं बल्कि कोई और ही था। जब तक वो उससे कुछ कहता वो शख्स वहां से जाने लगा और वहां से आगे निकल गया। ये देखकर मान सिंह जोर से बोला, तू कौन है? ये सुनकर वो शख्स जो कि एक प्रेत था वो उनसे बोला, ताकतवर थे तो बच गए, वरना तेरे थकते ही मैं तुझे मार डालता। इतना कहकर वो जाने लगा। पीछे से मान सिंह बस देखता ही रह गया। मतलब कि इतनी देर से जो उसके साथ था वो एक प्रेत था जो उसके थकने की राह देख रहा था ताकि वो उसे मार सकता। वो शख्स जाते जाते एकदम से धुआं हो गया।
ऐसा लगा कि जैसे वो कभी था ही नहीं। मानसिंह गुस्से से घर की तरफ गए। घर जाते ही उन्होंने बिट्टू को उठाकर जोर से 2 थप्पड़ मारे और कहा, तुझे मैंने खेतों में आने के लिए कहा था ना, और तू यहाँ पर सोया पड़ा है। शोर सुनकर घर के बाकी लोग भी आ गए और जब सबने कारण पूछा तो मान सिंह ने अपने साथ घटी सारी घटना बता दी कि कैसे एक प्रेत उनके साथ था और अगर वो थक जाते हैं तो उनकी जान भी वो ले लेता। ये सुनकर घर के सारे लोग घबरा गए। वो तो अच्छा था कि मान सिंह एक ताकतवर और बलिष्ठ व्यक्ति थे। भले ही उनकी उम्र काफ़ी हो गए थे, लेकिन वो आज भी उतने ही फुर्तीले थे। तो इस तरह से उनकी जान बच गई। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। रितेश के परिवार को उस नए घर में शिफ्ट हुए ज़्यादा दिन नहीं हुए थे। दोनों के बच्चे भी थे। कुल मिलाकर एक खुशहाल परिवार था। लेकिन एक बात थी जो थोड़ी अजीब थी। जब से वो रहने के लिए यहाँ पर आए थे, उन्हें बहुत ही अजीब सा महसूस होता था, जैसे कि कोई उन पर हर पल नज़र रखे हुए है। कई बार उन्हें अजीब तरह की रात को आवाज़ भी सुनाई देती थी, लेकिन वो लोग भी कभी इस बात को समझ नहीं पाए। धीरे धीरे वो रात को आने वाली आवाज़ और भी तेज होती गई, जिससे कि रितेश का परिवार बहुत ही ज़्यादा परेशान रहने लगा। एक रात की बात है, उन्हें ज़ोर ज़ोर से किसी चीज़ के खटखटाने की आवाज़ आ रही थी और वो इतनी तेज थी कि रितेश और उसकी पत्नी दोनों आधी रात को गहरी नींद से जाग उठे। उन्होंने आसपास देखा तो पाया कि वो आवाज़ उनके कमरे की ही अलमारी से आ रहे थे। ये देखकर दोनों पति पत्नी एक दूसरे का चेहरा डर और हैरानी से देखने लगे। बहुत ही हिम्मत करके रितेश ने अपना मोबाइल निकाला और अपने मोबाइल का टॉर्च चलाकर अलमारी के सामने कर दिया। तब अचानक से अलमारी का दरवाज़ा अंदर से ही ज़ोर ज़ोर से ठकठकाने लगा और ज़ोर ज़ोर से आवाज़ करने लगा, जैसे उसे कोई खटखटा रहा हो। ऐसी आवाज़ें आने लगी। तभी अचानक से ही उस अलमारी का दरवाज़ा धड़ाम के साथ खुल गया और सब कुछ अचानक शांत हो गया। यहाँ रितेश ने अपना टॉर्च अभी भी अलमारी के तरफ ही किया हुआ था। तब उसने और उसकी पत्नी ने जो देखा, उस चीज़ को देखकर दोनों की खिड़की बंद गई। उन्होंने देखा कि अंदर कोई चेहरा था जो झांक रहा था, जिसकी 2 लाल आंखें बहुत ही तेज चमक रहे थे और चेहरे के एक तरफ बाल लटक रहे थे। उस चेहरे के अलावा और कुछ भी नहीं दिख रहा था। ये देखकर दोनों की चीख निकल गई और रितेश के हाथों से मोबाइल नीचे गिर गया। पर फिर भी थोड़ा संभल कर रितेश ने फिर से अपना मोबाइल उठाया और टॉर्च फिर से अलमारी की तरफ की। तब उसने देखा कि अलमारी तो खुली हुई थी, लेकिन अब वहाँ पर कोई भी नज़र नहीं आ रहा था। रितेश बड़ी ही हिम्मत करके और भगवान का नाम लेकर आगे बढ़ा और अलमारी की तरफ बढ़कर अलमारी को अंदर से अच्छे से देखने लगा, लेकिन वहाँ पर अब कुछ भी नहीं था। रितेश और उसकी पत्नी को ये कोई अनहोनी की आशंका लगने लगी और कई दिनों से जो कुछ भी महसूस हो रहा था, शायद आज उन्हें वो दिख भी गया। उन्हें समझ आ गया था कि कुछ तो है इस घर में, लेकिन वो अपने और अपने परिवार को किसी भी मुसीबत में नहीं डालना चाहते थे। इसलिए दूसरे ही दिन रितेश ने अपनी पत्नी और दोनों बच्चों के साथ उस घर को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया
और दूसरी जगह पर जाकर चले गए और फिर वो घर फिर से वीरान हो गया। एक चीज थी जो अभी भी उस खाली घर में हो रहे थे। रात के समय उस अलमारी से अभी भी खटखटाने की आवाज जोर जोर से आ रहे थे। तो दोस्तों, ये थी आज की दूसरी कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की आखिरी कहानी की ओर। कब्रिस्तान नाम ही लोगों को डराने के लिए काफ़ी होता है, और अगर किसी व्यक्ति से रात में कब्रिस्तान जाने को बोल दिया जाए तो वो व्यक्ति अपनी प्रतिष्ठा बचाने से ज़्यादा जान बचाने की सोचेगा। अजीबगंज गांव में एक काफ़ी बड़ा कब्रिस्तान था। दिन में तो ये एक आम कब्रिस्तान की तरह शांत रहता था, पर रात होते ही कई तरह के संगीत और फिर चीख पुकार, ये उन सब चीज़ों से गूंज उठता था। गांव वाले भी शाम होते ही अपने घरों में कैद हो जाते हैं। अगर कोई व्यक्ति किसी काम से रात के समय कब्रिस्तान के पास से गुजरता तो फिर किसी को दिखता नहीं था, पर कई रातों तक लोगों को उसकी चीख पुकार ज़रूर सुनाई देती थी। गांव के लोग ये नहीं चाहते थे कि बाहर के लोगों को इसका पता चले और गांव में बाहरी आदमी आए, पर ये बातें ज़्यादा दिनों तक किसी से कहाँ छुपी रहती। राघव के कानों में जब यह बात पहुंची तो उसने इसके पीछे की सच्चाई जानने की ठानी। राघव एक न्यूज़ रिपोर्टर था जिसे रहस्यमयी जगहों पर जाकर उसके पीछे की सच्चाई लोगों तक पहुंचाने का शौक़ था। राघव ने सारी बातें अपने दोस्त फरहान को बताई। फरहान एक यूट्यूबर ब्लॉगर था जिसे रहस्यमय जगहों पर जाकर वीडियो बनाना अच्छा लगता था। राघव की बात सुनकर फरहान राघव के साथ अजीबगंज जाने को तय कर लिया। राघव ने सुना था कि सारी घटनाएं रात में होती है, तो उसने फरहान से कहा कि हमें ऐसे समय पर निकलना चाहिए कि रात के समय अजीबगंज पहुँचें। नियत समय पर राघव अपने कैमरामैन और फरहान के साथ अपनी कार से अजीबगंज चल दिया। करीब 3 घंटे के सफ़र के बाद तीनों अजीबगंज पहुँचे। जब उन्होंने गांव को हालत देखी तो चौंक गए, क्योंकि पूरा गांव वीरान था और सड़क पर सिर्फ कुत्ते ही दिख रहे थे। फरहान ने एक घर का दरवाज़ा खटखटाया तो अंदर से किसी ने डरी आवाज़ में फरहान से कहा, तुम लोग चले जाओ, नहीं तो सब मरोगे। काफ़ी समझाने के बाद भी उधर से दरवाज़ा नहीं खोला गया। थक हार कर तीनों आगे बढ़े ही थे कि पैरों से अपंग एक आदमी आता दिखा। राघव ने तीनों का परिचय दिया और कब्रिस्तान में जाने के लिए मदद मांगी। पहले तो अपंग आदमी ने मना कर दिया, पर जब फरहान ने उसे 500 का नोट दिखाया तो वो मान गया। उस अपंग आदमी ने कहा कि जो भी घटना होती है वो रात के 12 बजे होती है और कोई भूत प्रेत नहीं बल्कि जन्नत की हूर आती है। लोगों में डर फैला हुआ है, इसलिए नहीं तो आपने कभी ऐसी खूबसूरत औरतें नहीं देखी होगी। सबने तय किया कि रात के 12 बजे का इंतज़ार करते हैं। वो अपंग आदमी तीनों को कब्रिस्तान के पास एक जगह पर ले गया और कहा कि हम लोग यहीं इंतज़ार करेंगे। रात के 12:05 हो रहे थे। राघव और फरहान हल्की नींद में थे कि तभी संगीत की आवाज़ आनी शुरू हो गई। सबने जब कब्रिस्तान की ओर देखा तो कब्रिस्तान रोशनी से नहाया हुआ था। चारों कब्रिस्तान की ओर बढ़ने लगे। राघव और फरहान को तो होश भी नहीं रहा अपना कैमरा ऑन करने का और सभी कब्रिस्तान में और घुस गए। कब्रिस्तान की सजावट और संगीत देखकर सभी मंत्रमुग्ध थे। वहाँ घूम रही औरतों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे सीधे जन्नत से उतर कर आई हों।
चारों कब्रिस्तान के अंदर आ चुके थे। रात के 1 बज चुके थे। चारों दुनिया से बेखबर बस सजावटों और औरतों को देखे जा रहे थे। अचानक एक औरत, जिसका शरीर आग के लपटों से घिरा हुआ था, दौड़ती हुई अंदर आई और दिल दहला देने वाली चीखों के साथ इधर उधर दौड़ने लगी। कब्रिस्तान में मौजूद सारे लोग ताली बजाकर ठहाके लगाने लगे। अब राघव और बाकी लोगों की निंद्रा टूटी। राघव उस औरत की मदद को जाना चाहता था, पर उस अपंग आदमी ने उसे रोक लिया और कहा कि यहाँ कुछ भी असली नहीं है। पूरा वातावरण जले हुए मांस के बदबू से भरा हुआ था। राघव और फरहान अपंग आदमी को झूठ बोलकर यहाँ लाने के लिए कुछ बोलते हैं, उससे पहले ही वो जली हुई औरत नीचे गिर गई। फिर वो खड़ी होकर बाकी लोगों के साथ हंसने लगी और औरत के जले हुए मांस के जगह सड़कर लटक रहे थे। कैमरामैन तो ये दृश्य देखकर ही बेहोश हो गया। शायद कैमरामैन दिल का मरीज था। फरहान बेहोश होते होते बचा। राघव ने फरहान को संभाला और चारों ओर देखा तो उसके होश उड़ गए। कब्रिस्तान अब रोशनी के बदले काली अंधेरी रात में घिर चुका था। सड़क पर कुत्ते बड़े जोर से रो रहे थे, मानो राघव, फरहान और बाकी लोगों की आने वाली मौत का मातम मना रहे हों। अचानक कब्रों में से भयानक आवाज़ें शुरू हो गईं। तभी राघव ने पीछे से आती आवाज़ सुनी। राघव ने मोबाइल के टॉर्च की लाइट में पीछे मुड़कर देखा तो उसकी चीख निकल गई। कैमरामैन की लाश 2 भयानक जीव खा रहे थे और अपनी लाल आंखों से राघव और फरहान को घूर रहे थे। तीनों कब्रिस्तान से बाहर भागने लगे। तभी राघव को लगा जैसे वो अपंग इंसान गायब हो गया हो। कुछ आगे जाने पर एक बड़े से नाखून वाले हाथ ने कब्र में फरहान को खींच लिया। फरहान की चीख कब्रिस्तान में गूंज उठी। भागते भागते राघव किसी चीज से टकराया और ज़मीन पर गिर पड़ा। सुबह लोगों को सड़क पर एक गाड़ी और कब्रिस्तान में 3 नई कब्रें दिखी जो रात का हाल बयां कर रहे थे। पुलिस आई पर कुछ भी सबूत हाथ नहीं लगा और गांव के लोग कुछ बोलने को राजी नहीं थे। पुलिस ने राघव, फरहान और कैमरामैन को गुमशुदा करार कर दिया और अजीबगंज से चले गए। कुछ दिनों बाद 4 दोस्त रास्ता भटककर उस गांव में पहुंच गए। रात के 9 बज रहे थे और चारों आपस में बातें ही कर रहे थे कि अब क्या करना चाहिए। तभी एक इंसान ने उनके कार के दरवाजे को खटखटाया और कहा, साहब, यहाँ रात में अजीब चीज़ें दिखती हैं। चारों दोस्त आपसी सहमति से उस इंसान के पीछे चल दिए। वो इंसान लंगड़ा कर धीरे धीरे उनके आगे चलता हुआ उन्हें जन्नत के हूरों में बताता जा रहा था और मुस्कुरा रहा था। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानियाँ। अगर आपको ये कहानियाँ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।